हे गाइस, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके देख लीजिए, जिसमें हमने समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज कवर किया था। और अब हम लोग कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट, दैट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इस स्टोरी में जो ऑथर है हमारी अनीस जंग, वो एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम मुकेश है, और वो क्या है, बेंगल मेकर है, और एक बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर उसके बाद वो फ़िरोज़ाबाद में किस तरीके से बेंगल मेकिंग होती है और कितनी पॉवर्टी में वो लोग अपना जीवन जीते हैं, तो वो सब कुछ बताया गया है। सो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। तो मुकेश क्या है, एक फ़िरोज़ाबाद में रहने वाला बेंगल मेकिंग का काम करता है, और उसकी फैमिली भी वही काम करती है। तो जब अनीस जंग से वो मिलता है तो उनसे, ऑथर से, वो बोलता है कि क्या इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट मतलब वो ज़ोर देता है, इस बात पे ज़ोर देता है कि मैं खुद का ही मालिक बनूंगा, और आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मतलब मैं आगे भविष्य में मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ओके, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, आई आस्क। तो अनीस जंग बोलती हैं, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? फिर उसके बाद मुकेश बोलता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो फिर वो आंसर में क्या बोलता है कि मैं वो कार को ड्राइव करना सीख लूँगा, और किसकी तरफ, मतलब लुकिंग स्ट्रेट, सामने देखते हुए, उनकी आइज़ की ओर देखते हुए उसने कहा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फ़िरोज़ाबाद। ओके, तो इसका मतलब क्या है? हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज। अब मिरेज मतलब बता देती हूँ पहले। सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट बी सो। तो मिरेज मतलब होता है कि जो हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि डस्ट ऑफ स्ट्रीट, फ़िरोज़ाबाद की जो गलियां हैं जिनमें बेंगल मेकिंग होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी डस्ट है, उसमें उसका जो सपना है, उसका क्या ड्रीम है, मोटर मैकेनिक बनने का, वो मंडरा रहा है लाइक अ मिरेज। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं, और इतनी दूर तक वो कैसे जाएगा सीखने के लिए, है ना, इसीलिए। ओके, फ़िरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स ना। बेंगल्स, आप जो चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, वो ज़्यादातर फ़िरोज़ाबाद में ही बनाई जाती हैं, और वहाँ पे उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे बनाई जाती हैं। फ़िरोज़ाबाद बेंगल मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। Every other family in फ़िरोज़ाबाद is engaged in making bangles। तो फ़िरोज़ाबाद में एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है वो किस में इंगेज है, किस में शामिल है, बैंगल मेकिंग में शामिल है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट It is the center of India's glass blowing industry where families have It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Okay? तो इसका क्या मतलब है? ये जो फ़िरोज़ाबाद है जहाँ पे बैंगल मेकिंग होती है, वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। इंडिया में जो बैंगल मेकिंग का काम होता है ना, ग्लास ब्लोइंग का, तो वहाँ की ये सेंटर है, मतलब वहाँ पे उस फ़िरोज़ाबाद में उसका एक केंद्र है, जहाँ पे फैमिलीज़, जहाँ पे बहुत सारे परिवार अपनी जनरेशन्स, अपनी काफ़ी पीढ़ियाँ बिता देते हैं किस काम में, फर्नेसेस, मतलब जो भट्टियाँ होती हैं जिसके सामने चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पे वो स्पेंड कर देते हैं वेल्डिंग ग्लास को जोड़ने में और बैंगल्स को मेकिंग करने में, फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स। किसके लिए? हम जहाँ पे भी बैंगल्स को औरतों के हाथों में देखते हैं, तो हम लोगों को एक ही ध्यान आता है कि ये फ़िरोज़ाबाद में बनी होंगी, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में ये काम होता है। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग दैम, और मुकेश की जो फैमिली है वो भी इसी काम में शामिल है। नोन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन
डिंगी, सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट ओके। तो मुकेश की फैमिली भी इसमें शामिल है, मतलब बैंगल मेकिंग में, और उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये इलीगल है चिल्ड्रन से काम करवाना ग्लास फर्नेसेस के सामने। ग्लास की जो भट्टियाँ हैं ना उनके सामने, वो भी हाई टेम्परेचर में, उनको काम करना जो है इलीगल है, यानी कि कानून के खिलाफ है। कहाँ पे? डिंगी सेल्स में विदाउट एयर एंड लाइट। ऐसी सेल्स में, सेल्स मतलब छोटा सा कमरा, और डिंगी मतलब डिम, जहाँ पे डिम लाइट हो, तो वहाँ पे जहाँ पे ना तो एयर आ पा रही है और ना तो अच्छी सी लाइट है, तो वहाँ पे काम करना छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है और ये लॉ के भी अगेंस्ट है। अब यहाँ पे क्या बताया है? दैट द लॉ इफ़ इम्पोज्ड, यहाँ पे बोला है कि अगर लॉ यहाँ पे इम्पोज होता है, यानी कि अगर यहाँ पे अच्छे से लॉ लागू किया जाता है, तो फिर could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और अगर ये जो लॉ है वो इम्पोज किया जाए, यानी कि उन पे अच्छे से लागू किया जाए, तो उसको और उसके जैसे 20,000 बच्चों को हॉट फर्नेसेस, यानी कि गरम गरम भट्टियों के सामने इस तरीके से अपना दिन और रात स्पेंड करने से बचाया जा सकता है। और कभी कभी तो ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, तो कभी कभी तो ये अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा देते हैं, इतना इनके लिए खतरनाक हो सकता है ये। ओके, इसके बाद यहाँ पे है मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आइज़ एकदम ब्राइटली शाइन करके बोलती हैं, क्योंकि ही वॉलंटियर यानी कि एक यंग बॉय है, तो वो कहता है कि आप मेरे घर चलो, अनीस ढंग से बोलता है, तो टू टेक मी होम, उसके वो घर ले जाता है, विच ही प्राउडली से इज़ बीइंग रिबिल्ट, जिसको वो बोलता है प्राउडली मतलब गर्व से बोलता है कि हमारा जो घर है वो रिबिल्ट हुआ है, यानी कि रिनोवेट हुआ है। अब ऐसी उनकी झोपड़ी जगह होती है ना, वो उसमें से थोड़ा सा वो अच्छे से यानी कि अच्छे से रिबिल्ट हुआ है वो, ऐसा वो उसने बताया। वी वॉक डाउन स्टिंकी लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। वी वॉक डाउन, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं स्टिंकी लेन्स में। स्टिंकी लेन्स मतलब पतली पतली जो गलियाँ होती है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे। ओके, बैड स्मेल आ रही थी। स्टिंकी मतलब होता है बैड स्मेल आना। ओके, वहाँ पे गए थे। चॉक्ड विद गार्बेज, चॉक्ड मतलब ब्लॉक, तो वो जो लेंस हैं वो किससे ब्लॉक हो रही थी? गार्बेज से, गंदगी से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवर्स विथ क्रम्बलिंग walls, woody doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। पास्ट होम्स मतलब उनके पास में जो और भी होम्स थे, दैट रिमेन होवल्स मतलब होता है स्लम एरिया, मतलब जहाँ पे गंदगी कूड़ा कचरा ऐसा भरा रहता है, तो वहाँ पे उनके पास वाले जो होम थे वो भी कैसे थे? स्लम जैसे थे, गंदगी जैसे थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी दरारें आ रही हैं, ऐसी वॉल्स दीवारें थी उसकी। वॉबली डोर्स मतलब जिस तरीके से वॉबली डोर्स, अनस्टेडी, अब जैसे टूटे फूटे से डोर्स होते हैं ना, वैसे डोर्स की बात हो रही है। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं वहाँ पे। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और वो जो घर है, छोटा सा घर है, वो फैमिली के बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है। फैमिली में और उनके जो पेट एनिमल्स होते हैं वो सब लोग एक संग रहते हैं। को एक्सिस्टिंग मतलब एक साथ रहते हैं इन अ प्रीमेवल स्टेट। प्रीमेवल मीन्स प्री हिस्टोरिक स्टेट में। ओके, ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो वो कहाँ पे रुकता है? ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुकता है। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, बैंक्स मीन्स हिट करता है, मतलब अपने पैर से उसको धक्का देके उस आयरन के डोर को खोल देता है। एंड पुशेज इट ओपन, और धक्का देते ही वो खोल जाता है। वी एंटर अ हाफ बुल्ट शेक, शेक मतलब क्या होता है? अ रफली बुल्ट हट, अरे क्या बोल रही हूँ मैं? रफली बुल्ट हट को बोलते हैं। हट मतलब झोपड़ी होती है ना, जो कि ऐसी रफली बुल्ट होती है, उसको शेक बोलते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट ओके, थैच्ड विथ डेड ग्रास, थैच्ड विथ मतलब क्या होता है? कवर्ड विथ ड्राई ग्रास। तो थैच्ड मतलब उसका जो वो दरवाज़ा है ना, वो कैसा है? वो ग्रास
उसमें इस तरीके से भरी पड़ी है, मतलब चुई ऐसे काई ऐसा कुछ होता है जो बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ओके, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज विजल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और वहीं पे पास में देखें हम लोग तो फायरवुड स्टोव रखा है। स्टोव मतलब एक बड़ा सा वो है, भट्टी टाइप है, और उसके ऊपर लार्ज विजल, विजल मतलब एक बड़ा सा कंटेनर वहाँ पे रखा है, और उसके ऊपर सिजलिंग, सिजलिंग मतलब ऐसे खदक से उबाल आता है, ऐसे बॉयल आता है ना सब्जी में, तो ऐसी आवाज़ आती है सिजलिंग टाइप, सिज करके। और उस पर क्या है, स्पिनच लीव्स यानी कि पालक की पत्तियाँ, पालक की सब्जी एक्चुअली वहाँ पे बन रही है, तो वो उसकी आवाज़ आ रही है, वो उस बॉयल हो रही है, वो पक रही हैं, कुक हो रही हैं, तो उसमें से आवाज़ आ रही है। ओके, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसके पास में ही एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा थाल रखा है, और उसके ऊपर बहुत सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब पतली दुबली सी, छोटी सी लग रही थी, मतलब उसकी एज कम थी एक्चुअली में। ऐसा होता है कि गरीबों में ज़्यादातर कम एज में शादी कर देते हैं, है ना। तो यंग वुमेन थी, और वो सारे घर के लिए इवनिंग मील, रात का भोजन बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल, हालांकि उसकी आइज़ जो थी वो पूरे धुएं से भर रही थी, तब भी मतलब धुआं आ रहा तब क्योंकि पूरे उसमें इसीलिए तब भी वो स्माइल कर रही थी अनीस जंग को देख के। जैसे उसने देखा घर में कोई आया है तो वो स्माइल करती है। ओके, इसके बाद शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। कौन है वो है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। ओके, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, यही है कि छोटी सी है, वो इतनी बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो घर में उसको किस हैसियत से दिया, तो किस तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है एज अ बहू, उसको बहू के रूप में रिस्पेक्ट मिलती है घर में। द डॉटर इन लॉ द हाउस, तो हाउस में जो डॉटर इन लॉ यानी उनकी बहू है, उसके बहू बोलते हैं एक्चुअली डॉटर इन लॉ को। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन मतलब एक ये जो बहू है यानी कि वो स्लिम सी एक यंग गर्ल है, वो 3 मैंस के लिए चार्ज है, मतलब उनके लिए भोजन बनाती है, उनके लिए सब कुछ खाना वगैरह बनाती है, तो उनके लिए एक तरीके से चार्ज है। हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के लिए, मुकेश के लिए, एंड देयर फादर, और मुकेश और उसके हस्बैंड के फादर। ओके, वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़े लोग जो होते हैं वो घर में एंटर करते हैं, शी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। तो ये वो जेंटली मतलब सम्मानपूर्वक, सिंपली क्या है अपना, वो विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, ब्रोकन वॉल जो टूटी फूटी दीवारें हैं उनके पीछे वो चली जाती है, एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और उसका जो घूंघट है वो अपने फेस के ऊपर कर लेती है। ओके, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मील एंड। अब ये उनका कस्टम डिमांड करता है, ये चीज़ उनका कस्टम डिमांड करता है कि जब भी कोई बड़ा आएगा घर में तो उनकी डॉटर इन लॉ को एज अ रिस्पेक्ट, उनकी जो मेल आते हैं ना एल्डर्स, तो उनको क्या करना होता है, घूंघट डालना होता है। ये उनका कस्टम कहता है, उनका रिवाज है। ओके, इन द केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर, जबकि उनके घर में जो एल्डर्स हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही पॉवर्टी में जीने वाले बेंगल मेकर हैं, काफ़ी गरीब हैं वो, है ना, जिन्होंने पूरे जीवन में अपना क्या किया, गरीबी किया, बेंगल मेकम किए। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर। तो बिकॉज उनके घर में जो कौन है, बूढ़े कौन है, उनके फादर है ना मुकेश के, तो उन्होंने क्या किया, बहुत साल मेहनत की है, कड़ी मेहनत करी है, और पहले क्या थे, वो टेलर थे, एंड देन बेंगल मेकर, उसके बाद वो बेंगल मेकर बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट आ हाउस, तो वो अपने घर को भी रिनोवेट करवाने के लिए के काबिल नहीं थे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। सेंट हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने जो 2 बेटे थे
मुकेश और मुकेश के बड़े भाई, उनको स्कूल भेजने में भी वो अनेबल थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल. तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो यही मैनेज कर पाए कि अपने दोनों बच्चों को अपने ही जैसी आर्ट यानी कि बैंगल मेकिंग का आर्ट उन्होंने सिखाया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए. ओके, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. तो अब उसकी ग्रैंड मदर बोलती है मुकेश की यानी कि दादी बोलती हैं कि ये तो उसका कर्म है कि वो इतनी पॉवर्टी में जी रहा है, वो उसका भाग, डेस्टिनी है, उसकी भाग है कि वो इतनी गरीबी में जी रहा है. ओके, तो वो उन्होंने ऐसा कहा. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो अब जो ग्रैंड मदर थी उनके हस्बैंड यानी कि जो दादाजी थे वो भी ग्लास मतलब बैंगल्स मेकिंग का काम करते थे. और वो क्या काम करते थे बैंगल मेकिंग में, और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उसका जो ग्लास होता है उसको पॉलिश करने का काम होता है. उस काम को उन्होंने ज़िंदगी भर किया और इससे वो खुद भी ब्लाइंड हो गए थे, उन्हें कुछ देखना भी बंद हो गया था. तब भी उन्होंने अपने बच्चों को उस काम में धकेल दिया. ओके, कैन अ गुड गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन. गॉड गिवन लीनेज, अब इसका मतलब ये है कि हमें गॉड ने ही ये लीनेज यानी कि प्रोफेशन दिया है जो कि हमारी जनरेशन्स कैरी करती आ रही हैं, बहुत सारी जनरेशन्स. तो क्या हम लोग इसको ठुकरा सकते हैं, ये उन्होंने बोला. शी इम्प्लाइज, उन्होंने ऐसा बोला मतलब हम लोग इसको ठुकरा नहीं सकते. बोर्न इन द केस ऑफ बैंगल मेकर्स born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in the every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद. तो क्योंकि वो कहाँ पे बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया था उन्होंने, तो फिर वो बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देख पाए. और अपने घर में भी बैंगल मेकिंग हो रहा है क्योंकि उनके एरिया में बैंगल मेकिंग होती है. यार्ड में उनके जो चौक होता है ना बीच में, जो घर के बीच में जो आंगन होता है वहाँ पर, और जो दूसरे घर हैं उनमें भी यही हो रहा है, दूसरों के आंगन में भी यही हो रहा है. एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद. ओके, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स. स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स यहाँ पे बताया गया कि आप किस तरीके की बेंगल्स वो बनाते थे. सनी गोल्ड, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोन आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ रेनबो. रेनबो के 7 कलर में से जो भी कलर्स आते हैं ना, वो सभी कलर्स की उन्होंने बेंगल्स देखी हैं. लाइंग इन माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड्स आर पाइल्ड on 4-wheeled handcart pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो ये माउंट्स लाइन, ये जो अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ हैं वो माउंट्स यानी कि ढेर में पड़ी हुई हैं, अनकैप्ड आंगन में. आर पिल्ड, पिल्ड मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई हैं. और फुल व्हील्ड यानी कि ठेला गाड़ी जो होती है ना, ऐसी 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 ठेला गाड़ी होती है, उसके ऊपर ये ऐसे रख कर और अलग अलग फिरोज़ाबाद के अलग अलग लेन में ले जाते हैं. ओके, स्ट्रीट में बेचने के लिए ले जाते हैं. एंड इन डार्क हंट मीन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ flickering oil lamps sit boy girl with their father mother welding pieces of colors glass into circle of bangles. अब यहाँ पे बताया कि फिरोज़ाबाद के घरों में डार्क हटमेंस में यानी कि वो जो झोपड़ी टाइप होती है ना, डार्क यानी कि उसमें जो भट्टी जल रही है वो बिल्कुल वही हमें दिख रही है, बाकी पूरा अंधेरा हो रहा है. और वहाँ पे फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऐसे झपझपाते हुए ऑयल लैम्प्स लगे हुए हैं. वहाँ पे गर्ल एंड बॉयज़, फादर एंड उनके मदर, सब पूरा परिवार बैठ के क्या कर रहा है, वेल्डिंग पीसेस यानी कि जो पीसेस हैं, कांच के जो पीसेस हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको सर्कल करने का काम कर रहे हैं. तो वो ऐसा काम करते हैं. ओके, देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड. क्योंकि वो हर टाइम पे दिन रात सुबह शाम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करते हैं अंदर ऐसे बिल्कुल डार्क एरिया में. तो उनकी जो आइज़ हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हो गई हैं कि वो डार्क लाइट के लिए ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. और जब बाहर का
बाहर की जो सनलाइट वगैरह आती है ना, उससे उनको उनकी आंखों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी वजह से तो काफ़ी लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, बिकॉज उनके आइज़ जो होती हैं उनमें काफ़ी इफेक्ट होता है इस चीज़ का। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। तो अडल्ट होने से पहले उनकी आई साइट चली जाती है। देख सकते हैं आप कितना उनको जो है मेहनत करनी पड़ रही है, और इस वजह से वो अपनी आई साइट वगैरह सब खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। सोल्डरिंग और वेल्डिंग दोनों का मतलब है जॉइंट करना। ओके, सविता क्या है, एक यंग गर्ल है। अब वहीं पे एक झोपड़ी में सविता नाम की एक यंग गर्ल है इन ड्रैब पिंक ड्रेस, जिसको एनीस जंग ने देखा था, बिकॉज वो वहाँ पे क्या कर रही थी, फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट में देख रही थी किस तरीके से माहौल है। तो वहीं पे उन्होंने एक सविता नाम की लड़की देखी जिसने ड्रैब मतलब ऐसी कलरलेस पिंक ड्रेस पहनी थी। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, यानी कि एक एल्डरली बूढ़ी औरत के पास वो बैठी थी, और वो लोग क्या काम कर रहे थे, कांच के जो ग्लास है ना उनको जॉइन करने का काम कर रहे थे। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब सविता के बारे में वो कह रही है कि उसके जो हाथ हैं वो कैसे चल रहे हैं, मैकेनिकली बहुत ही जल्दी जल्दी, जैसे मशीन चलती है ना वैसे उसके हाथ चल रहे हैं। और वो देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसको अगर सेंक्टिटी मतलब अब यहाँ पे जो हमारा इंडिया में ऐसी रिवाज वगैरह है कि जिसके ऐसे सुहागन जिसकी शादी हो गई है, तो जिसकी शादी हो गई है वो इन बैंगल्स को पहनती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो सुहाग के रूप में ये जानी जाती हैं, सिंबल करती हैं। ऑस्पिशियस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस मतलब उसके लिए काफ़ी, ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या होता है, इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये किसके क्या सिम्बलाइज करता है, सुहाग, इंडियन वुमेन्स का सुहाग, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका सुहाग, उनका एक गुड ऑमिन, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज एक गुड ऑमिन माना जाता है। इट विल ड्रॉन on her suddenly one day when her head is dabbed with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। तो अब सविता की बता रहे हैं कि सविता कब एक ब्राइड बनेगी, कब एक दुल्हन बनेगी, कब उसके लिए ये इसका महत्व होगा, कब वो सुहाग के लिए करेगी। तो वो तब वो कौन सा दिन होगा, जब सडनली एक दिन, वन डे, व्हेन हर हेड इज़ डैब्ड विथ रेड वेल, उसका जो सिर है वो रेड घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड विथ रेड हैना मतलब उसके हाथों में मेहंदी, हैना बोला है तो रेड हैना मेहंदी लगी होगी। रेड बेंगल्स उसके कलाई में रोल होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो जाके एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर who became one many years ago, like the old woman, जो ओल्ड वुमेन उसके पास बैठी है ना उसकी तरह वो भी एक ऐसी ही ब्राइड बन जाएगी, जो वो जो औरत है वो ये बन चुकी है बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, तो वो अभी तक उसके हाथों में वो बेंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, बट उसकी जो आँखों में एक ब्राइटनेस होती है ना वो नहीं है। अब एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो बताती है कि मैंने एक टाइम में, हम लोग जितने खाना खाते हैं ना वो भी मैंने पेट भर के नहीं खाया है। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। तो उसने अपनी जो आवाज़ बिल्कुल कम करके ऐसे बोला, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। तो उसने अब इतना फुल मील जो है, पेट भर खाना भी नहीं खाया लाइफ टाइम में, ये बताया है वो। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड। हर हस्बैंड, an old woman with a flowing beard, an old man with a flowing beard says, I know nothing except bangles। तो उसका हस्बैंड, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने जो है कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, किसकी जगह, बेंगल मेकिंग की जगह,
जो कि इसके पास बैठा था, फ्लोइंग बियर्ड, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लाइव इन। तो मैंने बस क्या कर दिया, अपनी ज़िंदगी में एक घर बना के दे दिया अपने फैमिली को। उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर देते हैं। अब घर बनाना कौन सी बड़ी चीज़ है ना। तो वो तो ये कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक घर बना के दे दिया अपने घर वालों को कि लो इसमें रह लो। तो ऐसा तो उसने कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया। ओके, हियरिंग हिम वन वंडर्स if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब तो ऐसे ही ह्यूमरस वे में जो अनीस जंग बोलती हैं, तो इसको सुन के मैं बिल्कुल ऐसे आश्चर्यचकित हो गई कि इसने ऐसा क्या अचीव कर लिया, जो कि ऐसा क्या अचीव कर लिया जैसे कि ये बोल रहा है। और ये ऐसा लग रहा था सुनने में कि इसने ऐसा कुछ कर लिया है जो कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं करने में अपनी लाइफ टाइम में, कि उनके छत पे जो उनके घर सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। तो ऐसा उसने कुछ बड़ा काम नहीं कर लिया, वो सिंपली वे यही कहना चाहती हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑफ बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग इन एवरी होम। तो ये जो ऐसा रोना धोना है कि हमारे पास मनी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है जिससे हम लोग कुछ और बिज़नेस कर पाएँ। बस हम लोग यही बिज़नेस जो है ना उसको ही कैरी कर सकते हैं, बैंगल मेकिंग का। और हमारे पास ना पेट भर खाना भी नहीं है, इतना खाना भी नहीं है जो हमें ज़रूरत है। तो यही रोना धोना फिरोज़ाबाद के सभी बैंगल मेकर्स के साथ होता है। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और घर के जो यंग मैन हैं, यंग बच्चे जो हैं, मतलब लोग जो हैं, वो लेमेंट मतलब कंप्लेंट करते हैं। एको मतलब रिपीट, ये कंप्लेंट है, रिपीटेडली वो बोलते रहते हैं अपने से बड़े लोगों से। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और जो छोटे छोटे हैं वो टाइम के साथ बड़े होते चले जाते हैं। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैविंग किल्ड ऑल इंट्यूटिव एंड एबिलिटी ऑफ ड्रीम। तो जब ऐसा करते हैं ना, तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनमें ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं होता है कि अब हम आगे कुछ नया बड़ा करें, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में देखा ही क्या है, बैंगल मेकिंग देखा है। तो उनमें ऐसा कुछ ड्रीम रहता ही नहीं है, ऐसी कोई एबिलिटी रहती नहीं है कि हम और कुछ करें, क्योंकि इतने छोटे होते हैं तब से उनके दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है कि आपको अब बैंगल मेकिंग करना है। और उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में इस बिज़नेस में लगा देते हैं, फिर वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में यही काम करते रह जाते हैं और बहुत पॉवर्टी में जीते हैं। ओके, वाई नॉट ऑर्गेनाइज अवर सेल्व्स इनटू ए कॉर्पोरेट। अब अनीस जंग उन लोगों से पूछती हैं कि तुम लोग क्या है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, तो मतलब तुम लोग एक दूसरे का सहयोग करके इस ऐसी पॉवर्टी वाली लाइफ से निकल क्यों नहीं जाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो अनीस जंग जो है, अब वहाँ के जो मैन हैं उनके एक ग्रुप वहाँ पे बैठा होगा, वहाँ उनसे पूछते हैं कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके और ग्रुप क्यों नहीं हो जाते हैं, और फिर इस जंजाल से निकल क्यों नहीं जाते हो। विशियस सर्कल मतलब ऐसा जंजाल में वो फंसे हैं जहाँ पे मिडल मैन यानी कि जो पूंजीपति वगैरह है ना, और जो बड़े बड़े साहूकार वगैरह हैं, वो उन लोगों ने उन्हें फंसा के रखा है, और उनके फादर्स को उनने ऐसा फंसा के रखा, और इस वजह से उनकी पूरी जनरेशन इस काम को करने लगी। अब कैसे फंसा के रखा, देखो, अब जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो थोड़ा बहुत ब्याज इनसे मतलब ब्याज पर पैसा उधार ले लेते हैं, और पूरे इतना ज़्यादा उसमें ब्याज करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ना तो इनमें ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं ऐसा ज्ञान। तो इस वजह से इनको पता ही नहीं रहता हम कितना रुपए दे रहे हैं, क्या कैसे, और पूरा लाइफ टाइम ये उनकी सेवा करते हुए रह जाते हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी गए, ग्रुप हो भी गए, तो हम लोगों में से हम लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बीटन एंड ड्रैग टू द जेल, और हमको पीटेगी और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। कुछ ऐसा कानून के खिलाफ हम लोगों ने ऐसा कुछ काम करने की वजह से वो हमको जेल में डाल देगी। तो उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो तो देखो
अब ऐसा क्यों डालेगा पुलिस, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ इलीगल काम तो किया नहीं है, वो ग्रुप हो गए तो कौन सा उन्होंने इलीगल काम कर लिया, बट वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर ही नहीं है जो उन्हें ऑर्गेनाइज करने का सजेशन दे या फिर वो इस तरीके से कमेटी वगैरह बनाए। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा नहीं है जो उनके बीच जो है चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखे, ऐसा कोई नहीं है। देयर फादर आर एज टायर्ड दे आर, जैसे उनके फादर टायर्ड थे, थके हुए थे, वैसे ही वो भी हो गए हैं, वो भी कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। अब वो ऐसे बात कर रहे थे बिल्कुल ही एंडलेसली, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस तरीके से बोल रहे थे स्पाइरल वे में कि हम लोग तो फंस गए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो पोवर्टी की तरफ मूव होते जा रहे हैं, वो गरीबी की तरफ जाते जा रहे हैं। टू अपाथी मतलब लैक ऑफ कंसर्न, ऐसे सोचने समझने की शक्ति भूल गए हैं, वो ख़त्म हो गई है उनकी, क्योंकि अब वो उनको यही काम है, वही दिनचर्या एक ही जैसा है, तो वो सोचने समझने की शक्ति भी उनकी खो गई है कहीं पे। टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, अब जब इतने गरीब हैं तो फिर वो ग्रीडी एंड इनजस्टिस की तरफ जाते जा रहे हैं। Listening to them, I see two different distinct worlds, one of the family couch in a web of poverty। Okay, तो इन सबको सुनने के बाद उन्होंने दो वर्ड जो थे, वर्ड डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, अलग अलग वर्ल्ड्स को, यानी अलग अलग लाइफ को उन्होंने क्या किया, समझा। ओके, क्या देखा उन्होंने, वन ऑफ द फैमिली काउच इन अ वेब पोवर्टी, तो वेब पोवर्टी मतलब पोवर्टी के जाल में, ठीक है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, स्टिग्मा मतलब डिसऑनर, तो बर्डन्ड उनके ऊपर जो है एक बर्डन है स्टिग्मा ऑफ कास्ट का, मतलब डिसऑनर, उनकी जो कास्ट है बिकॉज वो ऐसा काम करती है बैंगल मेकिंग का जिसमें उन्हें ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, और इस वजह से उनका जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते बिकॉज गरीब लोग होते हैं तो वो नहीं पहन पाते हैं, तो ज़्यादातर लोग उनको डिसऑनर कर देते हैं इस तरीके से। ओके, तो उसमें वो फंसे हुए हैं एक तरीके से, गरीबी में और स्टिग्मा ऑफ कास्ट में फंसे हुए हैं। और अदर क्या है, विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। विशियस सर्कल मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ऐसा सर्कल जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं साहूकार के में, जिसमें उनको जाल में फंसा के रखा है, उनसे पहले तो उधार उन्होंने लिया था, तो इस वजह से द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्राफ्ट, द पॉलिटिशियन। ओके, ब्यूरोक्राफ्ट्स मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, तो उन लोगों को किस ने दबा के रखा है, मिडल मैन्स मतलब जो मध्यवर्ती लोग होते हैं उन लोगों ने, पुलिस वालों ने और कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ के बोलते हैं कि लाइक इसमें ऐसा अदालत वाले, तो जिसको लॉ पता है, और ब्यूरोक्राफ्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो, पॉलिटिशियंस लाइक नेता वगैरह जो होते हैं ना, उन सब ने इनको ऐसे दबा के रखा हुआ है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। Okay, तो baggage मतलब burden भारी, imposed और forced up करना। Okay, तो together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। तो इन सब की वजह से जो एक बैगेज है, एक बर्डन है, वो एक चाइल्ड के ऊपर आ गया है और जिसको वो नीचे नहीं रख सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जब वो अवेयर होता है, यानी कि वो जब अडल्ट होता है, उससे पहले जब उसे ऐसे काम में झोंक दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यही है और यही मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया तो मैं भी उसको ही एक्सेप्ट करूँगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब उनकी कास्ट में कुछ भी नया करना मतलब था कि
उसमें काफ़ी हिम्मत आ गई है। अब कुछ भी नया करने का मतलब ये तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, बट उनके जो कास्ट वगैरह है या फिर जो लोग हैं वो यही सोचते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ऐसा करने की जो हिम्मत रखता है वो नहीं है, उनके पार्ट में नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेकिन जब मैंने ये सब सोचा कि उनके यहाँ पे तो कोई वो ही नहीं डेयर ही नहीं करता है, साहस ही नहीं करता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं और कुछ करूँ जिससे कि पॉवर्टी उनकी ख़त्म हो जाए, उनको कुछ सहारा मिल जाए या फिर वो एजुकेटेड हो जाए। बट ऐसा उनमें से किसी में भी हिम्मत करने की वो नहीं है, इच्छा नहीं है। बट जब वो याद करती है मुकेश की मुकेश को, तो उनको याद आता है कि मुकेश बोल रहा था मुझसे आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यानी कि उसने डेयर किया, उसने सोचा कि मैं ये काम नहीं करूँगा बैंगल मेकिंग का जो कि सब लोग कर रहे हैं, और इससे ना तो कोई फ़ायदा है और इससे हमारी हेल्थ को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसने ही रिपीट्स, मतलब उसने बार बार यही कहा कि मैं मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू द गराज एंड लर्न, और वो गराज जाएगा और उसको सीखेगा, उसकी जो स्किल्स होती हैं उसको सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर जो गराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्टेड, तो उसने ज़ोर दिया कि मैं चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो अनीस जंग बोलती हैं कि तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी तुम में सपना है, ऐसा कुछ ड्रीम है तुम्हारे में? ही इज़ सडनली साइलेंट। ऐसा साइलेंट वो क्यों रह गया? बिकॉज वो उसने शायद कभी प्लेन के बारे में देखा ना हो। प्लेन, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में काफ़ी कम प्लेन उड़ते हैं और प्लेन के बारे में पढ़ा नहीं हो, तो इस वजह से वो साइलेंट हो गया। नो ही से, और उसने बोला कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और इधर उधर ग्राउंड में देखने लगा। ओके, उसके बाद इन हिज स्मॉल murmur there is an embarrassment that he is not yet turned into regret। तो अब वो ऐसा इस तरफ इधर उधर देखने लगा, तो उसके इस मर्मरमेंट में वो अनीस जंग समझ गए कि वो एम्बेरेस हो रहा है। एम्बेरेस क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसे पता नहीं है कि प्लेन क्या होता है, और फिर उसको रिग्रेट होता है कि मतलब मुझे नहीं पता। He is content to dream of car that he sees hurtling down the street of his town। और वो इस चीज़ को लेकर कंटेंटेड है, यानी कि सेटिस्फाइड है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। और उसने कार देखी है, बिकॉज उसने कार देखी है तो इसलिए वो कार्स का ही ड्रीम रख रहा है, जो कि उसकी हर्टलिंग डाउन यानी कि स्ट्रीट वगैरह में चलती हैं, तो उसने देखी है और वो बोल रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। फिर द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, और स्ट्रीट में वो चलती हैं। फिर एयरप्लेन्स फ्लाई अप ओवर फ़िरोज़ाबाद, यानी कि फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम, थोड़ी बहुत ही एयरप्लेन्स हैं वो फ्लाई करती हैं। ओके, तो यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।